माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज जो हम टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं, हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था किस तरीके से जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने आपको बताया था। जैसे नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पेंटोज शुगर की हमने बात की थी, है ना, फास्फोरिक एसिड की बात की थी। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, किस तरीके से ये शुगर, पेंटोज शुगर है, वो कैसे आपकी नाइट्रोजन बेस से अटैच होती है और नाइट्रोजन बेस फिर किस तरीके से आगे की ओर जो कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो हमें एक चीज़ समझनी है कि जो सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक मटेरियल होता है, मैं इस न्यूक्लिक एसिड की हमने बात की थी। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, जो एसिडिक सब्सटेंस है, सबसे पहले डिस्कवर किया था, आपका आइडेंटिफाइड किया था किसने? फ्रेडरिक मिश्र ने किया था। फ्रेडरिक मिश्र ने 1869 में क्या किया था? एसिडिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाइड किया था। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी डिस्कवरी हुई थी, अभी उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे शुगर का मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, जो पेंटोज शुगर का डायग्राम है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जैसे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन यहाँ पे होता है। तो क्या होगा कि पहले कार्बन के साथ जहाँ पे जैसे OH ग्रुप था, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखता हूँ, चाहे आपका राइबो शुगर हो चाहे डीऑक्सी हो, दोनों में देखने को मिलेगा आपको। जो आपका यहाँ पे जो OH ग्रुप है, यहाँ से क्या होगा जी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। अभी आपने स्टडी किया होगा जो हमारे एडेनिन और जो नाइट्रोजन बेसिस थे, इस तरीके से यहाँ पे जो N है 9th पोजीशन पे, N है जो ये यहाँ पे 6th पोजीशन पे है, और प्योरिन में 9th पोजीशन पे होगा, है ना। तो क्या है, जैसे 1 2 ये 3 पोजीशन पे है, यहाँ पे H और यहाँ से OH, ठीक है। बात को समझना है, यहाँ से OH निकल जाएगा और क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकल कर और यहाँ से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस क्या हो जाएगा आपका? अटैच हो जाएगा। इस तरह का दिखाया, नाइट्रोजन बेस आपका अटैच हो जाएगा। इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मीन्स पेंटोज शुगर से जब नाइट्रोजन बेस जुड़ता है ना, पहले कार्बन के जो वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से N2 बेस अटैच हो जाएगा पहले कार्बन के साथ। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। अब शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच हो गया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब इसके साथ आगे बढ़ो। अब इस स्ट्रक्चर के साथ अगर यहाँ पे 5th कार्बन के साथ P जुड़ जाए, फॉस्फेट जुड़ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने अटैच कर रखा है 5th कार्बन के साथ, यहाँ पे अगर फॉस्फेट अटैच हो गया, अब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और जैसा हम जानते हैं DNA के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। DNA जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं, वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने पहले कार्बन के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन बेस मान लो कि एडेनिन अटैच कर दिया है ना, 5वें कार्बन के साथ P। तो यहाँ पे क्या है कि इस साइड से जो एंड है इसका फ्री कौन सा है? 5 प्राइम एंड है, फ्री है इस साइड से, ठीक है ना। अभी जी और आगे बॉन्डिंग कर सकता है, फ्री है। अब देखो यहाँ पे जो तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन से यहाँ पे फिर आगे अटैच होगा, फॉस्फेट आएगा, और फॉस्फेट यहाँ से आपका
आगे जो नया न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे फिफ्थ कार्बन के साथ फिर अटैच करके यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा। इस तरीके से 3 से 5, फिर 3 से 5 इस तरह जुड़ते जाएंगे। सीरीज जितने जो मॉलिक्यूल्स सारे वो अटैच होते जाएंगे। एक आपको चीज़ बता दें, जो हमने यहाँ पे बात किया था फॉस्फेट और यहाँ पे जो शुगर के बीच में यहाँ पे देखो बॉन्ड बना था ना, कार्बन के साथ बॉन्ड बना था, इसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि एक फॉस्फेट के साथ 2 शुगर मॉलिक्यूल अटैच हैं, देख पा रहे हैं ना आप। देखो 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं, एक ऊपर वाला नीचे वाला, 2 शुगर हैं ये। तो एक फॉस्फेट ने 2 शुगर मॉलिक्यूल को 2 न्यूक्लियोटाइड को अटैच किया, इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। इस जो बॉन्ड जहाँ पे बना है इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, डाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि 2 को जोड़ दिया, 2 शुगर को जोड़ा आपस में। इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से तीसरे कार्बन से जहाँ से फॉस्फेट अटैच होके इस तरीके से आगे 5वें कार्बन से अटैच हो रहा है। यहाँ पे आप बॉन्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप होता है, इसके साथ OH ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। और जो फॉस्फोरिक एसिड का आप यदि स्ट्रक्चर देखो तो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर भी क्या होता है, देखो इस तरीके से आपका एक तो OH से जुड़ा रहता है और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। यह आपका किसका है? फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो मीन्स यहीं से वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे, बॉन्डिंग होती जाएगी। इस बात को आपको समझना है। अब इस तरीके से एक स्ट्रैंड जैसे बनता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं, काफ़ी न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। अब जो दूसरा स्ट्रैंड है वो DNA का एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल, जैसे मान लो इधर से आपका 5 प्राइम एंड फ्री है, आगे न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है जहाँ से। ऐसे इधर से 3 प्राइम एंड फ्री है, मीन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे फ्री है, आगे बॉन्डिंग करके न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकता है। इस तरीके से इसका अपोजिट देखो तो इसकी मीन्स इसका घुमा दो, उल्टा घुमा दो। इस तरीके से 5 प्राइम नीचे से हमने बनाया, घुमा के कॉपी आप देखोगे ना, आप दिखाएंगे आपको होगा। तो एक चीज़ आपको समझनी है कि हमने जो नाइट्रोजन बेसिस की बात की थी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन की बात की थी। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर होंगे। हमने यहाँ पे दिखा रखा है इस तरीके से, देखो A और T के बीच में डबल बॉन्ड से जोड़ दिया इसको, T और A डबल बॉन्ड, G और C ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड होगा, मीन्स अपोजिट चलेगा। जे 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चल रहा है, जे नीचे से ये मीन्स नीचे से 5 प्राइम 3 प्राइम, उल्टा होगा ना, मीन्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंटी पैरेलल है। कैसा है? एंटी पैरेलल। समझ पा रहे हैं? ठीक है। मीन्स इधर से अगर इस साइड का 3 प्राइम फ्री है तो दूसरे स्ट्रैंड का कौन सा स्ट्रैंड फ्री, कौन सा होगा? वो आपका जो एंड होगा 5 प्राइम एंड फ्री होगा। देख पा रहे हैं, मैंने बनाया हुआ यहाँ पे, देखो 5 प्राइम फ्री है, फिर यहाँ तीसरे कार्बन फॉस्फेट, फिर इधर 5वें से जुड़ा हुआ, फिर तीसरे इस तरीके से अटैच हुआ है। तो हमने देखा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA की बात की। DNA में और RNA में ये फ़र्क होता है कि RNA में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है, और DNA डबल स्ट्रैंडर्ड होता है। यहाँ पे हमने DNA की बात की, ठीक है। तो DNA में डबल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो कि एंटी पैरेलल, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अब एंटी पैरेलल है। और इस तरीके से जो आपकी एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहेगी, इस तरीके जुड़ी रहती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पे, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच रहेंगे। इस बात को आपको समझना। अब क्या हुआ, इसके बाद जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले मोराइस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने सबसे पहले DNA के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश की, देखा था, एक्सरे की हेल्प से देखा था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की इन्होंने, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से DNA की इमेज देखी, एक्सरे डिफ्रैक्शन देखा। बाद में इन्हीं के डायग्राम की हेल्प से वाटसन एंड क्रिक, जेम्स वाटसन ने डबल हेलिक्स मॉडल की स्थापना की, डबल हेलिक्स मॉडल।
देख पा रहे हैं यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स में क्या है कि मीन्स एक हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 हेलिक्स हैं यहाँ पे डीएनए की, ठीक है, और बीच बीच में टर्न ले रहा है, देख जैसा कि आप देख पा रहे हैं टर्न है बीच बीच में। तो यहाँ पे ये टर्न हुआ है, जहाँ पे डीएनए यहाँ टर्न कर रहा है, इसे बोलते हैं 1 हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 हेलिक्स। तो इनकी जो डिस्टेंस बताई 1 हेलिक्स की 34 एंगस्ट्रॉम बताई उन्होंने, ठीक है। इसका जो डायमीटर था 2 नैनोमीटर था। एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर, और हर जो बेस पेयर है यहाँ पे उनकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है, इक्वल होती है, दूरी सेम होती है। तो 2 के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो 10 से डिवाइड कर दोगे आप, 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी, या फिर इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा आज 1 हेलिक्स के अंदर किस तरीके से कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल डॉगमा की। मैंने स्टार्टिंग में बात की सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, जैसे हमने देखा कि डीएनए एक तो रेप्लिकेट करता है, ये जो सेल डिवाइड करती है, साथ में सेल के अंदर आरएनए बनाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं इसमें रिवर्स सेंट्रल डॉगमा देखने को मिलता है। तो रिवर्स सेंट्रल डॉगमा के अंदर आप क्या होता है कि एक बात को समझा, जैसे डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनी, ये आरएनए क्या करेगा? आरएनए द्वारा से फिर डीएनए बना देता है। वायरस, कुछ वायरस के अंदर प्रॉपर्टी होती है, इस आरएनए से द्वारा से डीएनए बन जाता है। एंजाइम हेल्प लगती है वहाँ पे किसकी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, इसे कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। अब एक साइंटिस्ट था एरविन चारगाफ रूल, एरविन चारगाफ था, इसने अपना रूल दिया था एक, एरविन चारगाफ ने इस डीएनए के ऊपर ही उन्होंने बताया था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है इसमें पिरिमिडीन और प्यूरिन का जो रेशियो है वो सेम रहता है, मीन्स अनुपात सेम रहता है, जितनी प्यूरिन होगी उतनी ही पिरिमिडीन होगी। अर्थात A+G=T+C, मीन्स जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना ग्वानिन उतना ही साइटोसिन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल पाओगे। मान लो कि किसी डीएनए में 10% एडेनिन दिया हुआ है तो उसमें आप साइटोसिन का अमाउंट निकाल पाओगे। कितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। लेकिन A+T और G+C कितना एडेनिन थायमिन के जोड़े हैं और कितने ग्वानिन साइटोसिन के जोड़े हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो 1 से ज़्यादा यूकैरियोट्स में आएगा और 1 से कम प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।